नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और प्रस्तुत है केंचुली भाग 3। लेखक हैं विजयदान देथा। चलिए थोड़ा सा पहले से पढ़ती हूँ ताकि आपको कहानी याद आ जाए कि या तो गुजर का लाछी पर अटल विश्वास था या उसका हृदय इतना निर्मल था कि वो वहम जैसी ओछी भावना को अपने पास ही नहीं फटकने देता था, या तो घर के स्वार्थ में गुजर इतना अंधा था कि उसे दूसरा कुछ नज़र नहीं आता था। ठिकाने के कारिंदों पर वहम करने से कैसे काम चलेगा। अब इससे आगे गौर व घर का सारा काम निपटाकर लाछी ने ब्यालू किया। तब तक रात 3 साढ़े 3 घड़ी ढल चुकी थी। गुजर मेंढी में सोने लगा तो लाछी ने उसे हाथ पकड़कर उठाया। कहने लगी, सुधारों की एक लड़की ने पक्की खबर दी है कि अपने नीम को गडरिया ने काफ़ी साफ़ कर दिया है। अभी भी शायद एक आदमी पत्ते तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा हुआ है। तुम तो कुछ ध्यान ही नहीं रखते। चलो अभी उसे संभाल कर आते हैं। वो गुजर का मनपसंद नीम था। अपने हाथों सींचकर उसे इतना बड़ा किया था। गौने के पश्चात ठीक से देखभाल भी नहीं हुई। आज याद दिलाते ही वो तुरंत उठ बैठा। आखिरी घर से 2-1 खेत की दूरी पर थी। आकाश की कोख चीरकर कुमकुम सा चांद निकला ही था। धीरे धीरे चांदनी छितराते हुए ऊपर चढ़ने लगा। पेड़ों की हरितिमा सुनहरे मुलम्मे से जगमगाने लगी। दोनों पति पत्नी आखिरी का फलसा खोलकर अंदर घुसे। भोजा को अब जाकर तसल्ली हुई कि लाछी वादे के मुताबिक आ तो गई। वो उमंग से छलकता नीचे कूदने ही वाला था कि गुजर की गरज सुनाई दी। कौन है? यह नाक डसा गुजर तो किसी भी करवट कोई दांव नहीं लगने देता। जहाँ तहाँ छाया की तरह लाछी के पीछे लगा रहता है। यह समय बेकार सिर खपाने का नहीं है। अदेर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और वो दोनों हाथों से फटाफट पत्ते तोड़ कर नीचे डालने लगा। गुजर और कड़क कर बोला, मीठे नीम को कौन तोड़ रहा है? बोलता क्यों नहीं? छिवरे तोड़ते तोड़ते ही भोजा बोला, यह तो मैं भोजा। खुद के आने की खबर देते लाछी कहने लगी, पर रात को नीम पर क्या रखवाली कर रहे हो? भोजा ने निसंकोच जवाब दिया। ठकुरानी की आंखें बुरी तरह दुख रही हैं, तब इन पत्तों के लिए रात को आना पड़ा। पर तुम दोनों बेवक्त आखिरी में क्यों आए? पत्ते तोड़कर भोजा नीचे उतर आया। गुजर उसके पास आकर कहने लगा, अभी एक सुधार की लड़की ने खबर दी कि कोई गडरिया नीम छांग रहा है। फिर मुझे चैन कहाँ? एक गहरा निश्वास छोड़कर भोजा बोला, नाहक जहमत उठाई। गुजर ने कहा, पर इसी बहाने तुझसे मिलना तो हो गया। गुजर की तरफ देखकर भोजा लाछी को सुनाते बोला, ऐसे मिलाप में क्या सार? पर यह सार की बात अकेली लाछी के ही बस में नहीं थी। घर गृहस्थी, बिरादरी, जाति, धर्म, संस्कार, मर्यादा और रीति रिवाजों की कितनी रुकावटें हैं। अकेली औरत अपने बूते पर इस भंवर जाल का क्यों कर सामना कर सकती है? जानवरों वाली स्वच्छंदता का तो सब सपना ही कहाँ। लाछी के दिल में कुछ इसी तरह की लौ जल रही थी। किस राह आगे बढ़े, कौन सी पगडंडी ढूंढे। रात को सहवास के समय उसे ऐसा लगा मानो वह किसी अजगर की लपेट में बुरी तरह फंस गई हो। औरत इस जिंदगी में वह इस जकड़ से कभी मुक्त होगी कि नहीं। गृहस्थी की इस गंधाती धोवन से उसका सिर फटने लगा। कोहनी के वार की खातिर भी 7 फेरों की परिणीता से ने उल्टा उसे ही दुत्कारा, उसे ही बुरा भला कहा। फिर किस दूसरी छाह की आस करे? आस करके भी उस छाह का बसेरा कब मिल सकता है? स्वप्न जाल में उलझी नींद के कारण लाछी कुछ देर से उठी। उठते ही उसे ऐसा लगा मानो सूरज आज अपनी जगह पर नहीं उगा है। न उगा तो ना सही, सूरज की बात सूरज जाने। गृहस्थी के काम के मारे उसे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वह हड़बड़ाती हुई मेड़ी से बाहर निकली। पशुओं के साथ संभाल, दूहना,
चारा बांटा और फूस बुहारा। आखिर काम तो करने पर ही निबटता है। सूरज सिर पर चढ़ आया, तब कहीं वह चरागाह की तरफ रवाना हो सकी। काफ़ी देर हो गई थी, पति इंतज़ार कर रहा होगा। जल्दी जल्दी पाँव उठाने लगी। चूड़ियों की खनखनाहट, घाघरे की फटकार, ओढ़ने की सरसराहट और पायल की झनकार से हवा में मानो जादू ही घुल गया हो। लाची के रूप यौवन का रस पाकर जैसे सूरज की किरणों का भाग्य जगमगा उठा। गांव से बाहर निकलते ही भोजा मिल गया। देखने पर भी लाची की चाल धीमी नहीं हुई तो भोजा साथ साथ चलते कहने लगा, लाची अब तो लगता है अपना मिलाप मसान में ही होगा। लाची होठ ही होठ में बोली, मरे बगैर तो मसान भी नसीब कहाँ। पर मरना तो अपने वश में है, मेरे लिए तो मरना भी वश में नहीं। तो फिर? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मैंने तो काफ़ी कोशिश की पर जुगाड़ नहीं बैठा तो किसे दोष दूँ। ज़्यादा पीछा किया तो बस्ती में बदनामी होगी। 3 घड़ी रात ढले रसोई में मिलना, घर की इज्जत घर में। भोजा हामी भरते बोला, हाँ यह जुगाड़ ठीक है। फिर मेरी तकदीर पर बात छोड़कर भोजा गांव की ओर मुड़ गया और लाची आगे चलती रही। पति खाने का इंतज़ार कर रहा होगा। गुजर खेजड़ी की छाँव तले बैठा अलगोजा बजा रहा था। चारों ओर छड़े बछड़े, ढोर डांगर जमीन में मुंह डाले घास चर रहे थे। लाची पास आई तो गुजर ने पूछा, बहुत देर लगा दी? खाने की टोकरी उतारते लाची कहने लगी, तुम वक्त पर सोने नहीं देते, तब वक्त पर कैसे उठा जा सकता है? खाने का सामान बाहर निकाला तो गुजर ने हैरत से पूछा, आज इतना खाना कैसे ले आई? ज़्यादा देर होने लगी तो मैंने भी घर खाना नहीं खाया। पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूँगी। क्यों? फिर क्यों? आज तो साथ ही खाएंगे। गुजर के घर किसी चीज़ की कमी? गाढ़ा दही, राब, छाछ, मक्खन, मतीरे की सब्जी, लपसी और बाजरे की रोटी। पति पत्नी ने साथ बैठकर आराम से खाना खाया। उसके बाद गुजर ने कहा, मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, तू ज़रा ख्याल रखना किसी के खेतों में कोई बिगाड़ ना हो। यह हिदायत देकर पति तो सो गया और लाची ढोर डंगरों को संभालने के लिए चल पड़ी। पहली दफ़ा गाभिन हुई गाय व भैंस की पीठ पर हाथ फिराकर लाची 5-7 कदम आगे बढ़ी तो उसे एक करील में काला व चमकीला टुकड़ा नजर आया। पास जाकर गौर से देखा तो केंचुली समेत काला सांप सू सू करके छेड़ा, तब भी करैत ने फन नहीं फैलाया। केंचुली ठेठ आँखों तक छाई हुई थी। थोड़ा सा हिलाकर फिर वहीं दुबक गया। केंचुली की वजह से दूर तक रेंगना उसके वश के बाहर था। लाची ने 2-3 कंकड़ मारे। सांप कुछ रेंग कर आगे बढ़ा कि अचानक उसकी केंचुली करील के कांटे में उलझ गई। करैत ने कुछ ताकत लगाई तो केंचुली ने अपनी जगह छोड़ी। फिर तो धीरे धीरे करैत केंचुली से छूटता सर्र घनी झाड़ी में ओझल हो गया। लाची तुरंत केंचुली को अपने हाथ में लेकर अचरज से देखने लगी। सफ़ेद चिकनी खोल पर बेशुमार बिंदियाँ। केंचुली जकड़ी हुई थी। तब तक करैत टस से मस भी नहीं हो सका। नितांत अंधा मोटे रस्से की तरह पड़ा था। केंचुली से मुक्त होते ही दृष्टि के वेग से भागा तो यह केंचुली सबसे बड़ा बंधन है। इसके बाद लाची की आंखों के सामने ठोर ठोर करैत की केंचुलियाँ झिलमिलाने लगी। इधर उधर चक्कर लगाकर खेजड़ी के नीचे लौटी तो पति खर्राटे भर रहा था। वह बारी बारी से नींद में सोए पति और केंचुली को देखने लगी। कभी उसे केंचुली में पति का स्वरूप नजर आता तो कभी पति केंचुली की तरह दिखने लगता। अचानक नज़र की यह रंगत कैसे बदल गई? लाची के मन की उथल पुथल का कोई अंत नहीं था। कुछ देर बाद पति जम्हाई लेकर उठा तो उसे लाची के गले में सांप की केंचुली लटकती नजर आई। अचरज से पूछा, अरे यह केंचुली कहाँ मिली? इसके शकुन बड़े अच्छे होते हैं, मनसा अनुसार तेरी कामना पूरी होगी। लाची ने कोई जवाब नहीं दिया। केंचुली हाथ में लेकर उस खाली आवरण की ओर टुकुर टुकुर देखने लगी। पति लाची के करीब आया, गले में बाहें डालकर उसके गालों पर लगातार 2-3 चुंबन जड़ दिए। कहने लगा,
जोशी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं, चाँद सा बेटा होगा और वो भाग्यशाली होगा। मेरी आजमाई हुई बात है। केंचुली के शकुन कभी गलत नहीं होते। तुझसे रिश्ता होने से 3 दिन पहले मुझे भी जंगल में एक केंचुली मिली थी। लाची मुंह बिगाड़ कर बोली। तब तो शकुन बिल्कुल ख़राब हुए। गुजर लाची का कंगन घुमाते हुए बोला, वाह, ख़राब कैसे हुए? तुम जैसी जोरू मिली, इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है? और फिर उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहने लगा, तेरी एक कामना तो अभी यहीं पूरी किए देता हूँ। होठों का परस होने पर ही लाची को पति की बात समझ में आई। चौंक कर दूर हटी, शिकायत जताते हुए बोली, तुम्हारी अक्ल तो ठिकाने है। मेंढी के करतब तो मेंढी में ही शोभा देते हैं। यहाँ कौन देखता है? लाची हाथ से इशारा करते कहने लगी, ये बबूल, ये करील, यह घास और ये पक्षी। फिर तो वह वहाँ ठहरी ही नहीं, सरपट गांव की तरफ भागी। पति आवाज़ देता रहा पर उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। सीधी कोठरी में जाकर अपनी संदूक खोली, करैत की केंचुली को संभाल कर अंदर रखा और वापस ताला लगा दिया। बैठे ठाले कैसे चल सकता है? गुजरों की गृहस्थी में काम का क्या अंत? गोबर, भूसा, सानी और पानी। काम निपटाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि रसोई में देखकर तो गुजर का शक जरूर जागेगा और शक के साथ उसका गुस्सा भी खौल उठेगा। इस बार भोजा का बचाव नामुमकिन है। देखें क्या गुल खिलता है। पर लाछे की किस्मत की कोई गुल नहीं खिला। 4 घड़ी रात ढले लाछी ने पति को सचेत करते कहा, रसोई में शायद कोई आदमी छुपा हुआ है। इतनी बात सुनने के बाद गुजर के कैसी ढील, गुथी हुई लाठी लेकर तुरंत लाछी के साथ चल पड़ा। दीपक जलाकर देखा तो वाकई कोठी के पीछे एक आदमी छुपा खड़ा था। लाठी तान कर गरजते बोला, किसकी मौत आई है? भोजा की इतनी ढील कहाँ? तुरंत बात सोच ली। बेखौफ सामने आकर कहने लगा, किसकी क्या मौत? तो तेरी ही आई है। हुजूर से किसी की ने शिकायत की है कि तेरे यहाँ रोज़ाना नई बाजरी का खींच व सोगरे बनते हैं। अन्नदाता ने ज़्यादा कुरेदा तो मुझे असलियत जानने के लिए आना ही पड़ा। भले मानस, तेरी औरत तो खुल्लम खुल्ला सोगरे बनाती है। फिर हाथ की रोटियां गुजर की ओर करते भोजा कहने लगा, अपने साथ मेरी भी इज्जत गंवाएगा। अब ये सोगरे तो हुजूर को बताने ही पड़ेंगे। गुजर हाथ जोड़ते बोला, तब तो मैं बिन मौत मारा जाऊंगा। इतने दिन तो भगवान को दिए हुए थे, आज से तेरे दिए हुए होंगे। जैसे भी हो यह फंदा काट दे, अब कभी गलती नहीं होगी। तू तो जानता है कि बाजरी के अलावा एक और भी मेरे गले नहीं उतरता। आखिर भोजा को तुम मानना ही था। गुजर काफ़ी गिड़गिड़ाया, तब वो बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। लाछी से फिर एक पल भी वहाँ नहीं ठहरा गया। सीधी मेंढी में आकर चारपाई पर गिर पड़ी। ऐसा का पुरुष पति तो चिराग लेकर ढूंढे नहीं मिलेगा, पर भोजा की अक्ल के सामने सिर नवाना पड़ता है। क्या बहाना बनाया? किसी मर्द में अक्ल हो तो ऐसी। भोजा को गली तक पहुंचाकर गुजर मेंढी में लौटा। गुजर के घर तेल से घी सस्ता होता है। गाय के घी का दीपक मंद मंद जल रहा था। आधी मेंढी में गुजर की छाया फैल गई। काफ़ी देर तक वो भोजा के गुण गाता रहा। फिर पगड़ी उतारकर घरवाली के गालों पर हाथ फिराते बोला, चरागाह से भागकर तो घर आ गई, पर अब मेंढी से भागकर कहाँ जाएगी? आज ऐसी खबर लूँगा कि तू भी याद रखेगी। 7 फेरों की ब्याहता इनकार भी तो नहीं कर सकती, भले ही उसके दिल में कैसी भी उथल पुथल मची हो। पराई औरत होती तो कुछ नखरे भी करती, पर लाछी की खातिर तो यह राह भी नहीं बची। ऐसी उलझन के समय इन नखरों से बदतर और क्या हो सकता है। अंगिया के बंध खुलते ही मेंढी में ठंडी हवा का झोंका आया। चमाचम करती बिजलियों में होड़ लग गई। एक दूसरे पर चढ़ते बादल जोर से गरजने लगे। उतरते आज सोच के मोती बरसने लगे। दिन को तो बरसात के कोई आसार ही नहीं थे, पर गोधुली बेला में ऐसी उमस छाई कि दूर दूर की बरखा एक ही ठौर इकट्ठी होकर तड़तड़ बरसने लगी। इसकी माया वो ही जाने, लाछी के मन की लाछी जाने।
आज फिर उठने में देर हो गई। मेड़ी से उतरते ही लाची सीधी कोठरी में गई। चारों ओर पानी ही पानी फैला था। रात भर बरसात होती रही। संदूक खोला और करैत की केंचुली निकाल कर लाची एक टक उसे देखने लगी। सास की आवाज़ सुनकर उसे चेत हुआ और वह रोजाना की माफ़ी गृहस्थी के काम धंधे में उलझ गई। बादलों के सिवाय इतना छिड़काव भला कौन कर सकता है। बरसात के रुकने पर ठंडी बयार चलने लगी। दिन ढलते लाची काचर मतीरे लेकर घर लौट रही थी कि भोजा से सामना हो गया। नाराज़गी जतलाते कहने लगा, लाची रात को तो रसोई में भी भूखा रह गया। क्या करूं, ननद ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मुझे तो इस बिगाड़ का कहीं अंत नज़र नहीं आता। थोड़ा इत्मीनान रखो, कभी न कभी तो पासा सही पड़ेगा। आज तुम्हारा चक्कर बेकार नहीं जाएगा। ढलती रात को तुम्हारे भाई ढोल बजाने पर भी नहीं उठते। मैं केसरिया शॉल ओढ़े आंगन में सोई मिलूँगी। गुजर सफ़ेद खेस ओढ़े मेरे पास ही सोया होगा। शॉल खींचते ही मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूँगी। अब तो तसल्ली हुई। तसल्ली तो होगी, तभी होगी। मैं तो तेरे इशारे पर मरने को तैयार हूँ। लाची फिर समझाते कहने लगी, मुझ पर केसरिया शॉल होगी। देखो कैसी होशियारी से काम लेते हो। भोजा गुमान में बोला, होशियारी की बात तो तू छोड़, फ़कत तेरे सामने मेरा वश नहीं चलता। अब तुम जाओ, लोग बातें बनाएंगे। भोजा वहीं से दूसरी राह मुड़ गया और लाची घर आकर दूहने के काम में मशगूल हो गई। रात को गुजर ब्यालू करके मेड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो लाची ने कहा, मेड़ी में नंदोई जी सो रहे हैं, तुम्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं है। पति सीढ़ियाँ उतरते बोला, पर हम कहाँ सोएंगे। थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हें तो आठों पहर सोने की ही लगी रहती है और मेरी जान पर बनी है। एक रात बाड़े में सो जाओ तो कौन सा राज्य छिन जाएगा। बेचारा राज्य किस गिनती में है। तब दूध में जामन डालती लाची बोली, आंगन में चारपाई बिछी है, तुम चलो, मैं अभी आई। ढलती रात, ठंड पड़ेगी, कुछ ओढ़ने को लाना। फिर तो वही रात, वही अंधियारा, वही लाची और वही गुजर। गुजर को तो नींद आ गई, पर लाची की पलक तक नहीं झपकी। भोजा की खुशामद के आगे खाबिंद को शक की हल्की सी झलक भी दिखाई नहीं देती। क्या स्वार्थ इतना अंधा और गूंगा होता है। जहाँ पत्थर को भी शक हो, वहाँ पति के मन में कोई हलचल तक नहीं हुई। क्या इसी सुख और सुहाग की आशा में उसने अपने यौवन को सहेजा था। अनमोल मोती की तरह उसकी आप बचा कर रखी थी, पर पति की नज़र में तो तिनके जितनी भी इसकी कीमत नहीं है। फिर ढोल नगाड़ों के बीच बेदी का वो ढोंग क्यों रचा। क्यों इस घर के आंगन में गाजों बाजों के साथ एक पराई लड़की को अपनाया। वंश की बेल बढ़ाने के लिए, सेज की भूख मिटाने के लिए, कुनबे के कोल्हू में बैल की तरह खटने के लिए, ठाकुर और अहलकारों के तलवे चाटने के लिए। कोहनी के वार के साथ अगर उस दिन पति की लाठी की ताकत जुड़ जाती तो उसके लिए कितनी खुशी की बात होती। फिर तो उसके मन में किसी तरह का कोई दुख सिर नहीं उठाता। हथलेवे का ब्याहता तो उल्टा उस पर ही नाराज़ हुआ, बार बार उसे ही फटकारा। स्वार्थ पूरा हो तो पति को किसी भी बात का ऐतराज़ नहीं। फिर स्वार्थ के इस आँख पर इन कड़वे फलों को संजोने से कौन सा अमृत हाथ लगेगा। तब एक खसम की हाजिरी का क्या अर्थ रह जाता है। लाची के अंतस की बाम्बी में ऐसे बहुत से सवाल फुफकारने लगे। बगल में सो रहा परिणेता लंबी ताने अजगर की तरह खर्राटे भर रहा था। आज पति और भोजा की आखिरी परख है, देखें क्या मर्म उघड़ता है। और उधर भोजा के लिए पल भर का इंतज़ार भी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो एक घड़ी पहले ही चोर कदमों से गुजर के आंगन में आ पहुंचा। गौर से देखा, लाची की बात तो बिल्कुल ही सही निकली। आज तो मन की कामना जरूर पूरी होगी। उसके बाद उसने भली सोची न बुरी, फ़ौरन केसरिया शॉल को खींचकर जोर से झटका दिया। गुजर ने झट से उठते हुए गरज कर पूछा, कौन है। सवाल के साथ ही बेखौफ जवाब मिला, यह तो मैं भोजा।
गुजर ने फिर हैरत से पूछा, भोजा? कन्वरिया नज़दीक आकर धीरे से बोला, हाँ द्वारका जी, चलना हो तो बोलो। बोलो। नहीं, मैं तो द्वारका जी नहीं चलता, फ़कत तुझे लेने के लिए ही मैं चुपके से आया हूँ। न चलना हो तो तेरी मर्जी, पर चिल्ला तो मत, बेकार संग बिदकाएगा। चुपचाप वापस सो जा। गुजर को सोने का हिदायत देकर भोजा उल्टे पांव लौट पड़ा। लाछी सफ़ेद खेस ओढ़े जगी हुई बाजू में लेटी थी। दोनों की बातचीत उसने पूरी सुनी। अब तो कोई भ्रम शेष नहीं रहा। सूरज के उजाले से भी तेज ज्वाला उसकी आँखों के सामने भभकी और उस भभक के साथ ही उसके पुराने संस्कार, रीति रिवाज और समूची मर्यादाएं जलकर भस्म हो गईं। शायद वह इसी ज्वाला के इंतज़ार में थी। समाज के सामने हाथ थामने वाले ने तो 4 फेरों के सिवाय कोई जोखिम ही नहीं उठा ली, पर भोजा की जोखिमों का तो कोई अंत ही नहीं। ऐसी अथाह चाहना की खातिर कैसे इनकार किया जा सकता है? ऐसा इस जोबन का दूसरा महात्मा भी क्या है? फ़कत रोटी कपड़ों के बदले गुलामों की तरह खटना, शरीर नोचवाना, क्या यही ज़िंदगी का मोल है? फिर एक मर्द की मिल्कियत की बंदिश क्यों? अब तो कुनबा परस्ती की केंचुली छोड़ने पर ही उसकी मुक्ति होगी। दूसरे दिन ढोर डंगरों का झुंड लेकर लाछी चरागाह जाने लगी तो गुजर ने कहा, आज तो अल्लाह सवेरे ही बला की उमस है, ज़रूर बरसात होगी, वापस जल्द लौटना। लाछी ने हाँ या ना का कोई जवाब नहीं दिया। न चरागाह जाते वक्त भोजा से सामना हुआ और न घर लौटते वक्त। कनवारिये का विश्वास टूट चुका था। दुनिया की तमाम औरतों की गरज तो अकेली लाछी से पूरी नहीं हो सकती। अपनी अपनी ठौर और अपनी अपनी सेज पर सभी औरतें अच्छी लगती हैं। गांव के मालिक के मन में अभी तक वही पीड़ा साल रही थी। बार बार वही रट, भोजा कुछ बात बनी रहे। आखिर आजीज होकर भोजा ने कहा, अन्नदाता, यह तो राणे ही शैतान की औलाद है। नाक कान काटे बगैर इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। ठाकुर एक गहरी आह भरकर बोला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, पर तू नहीं माना। 7 दफ़ा कान पकड़ता हूँ अन्नदाता, बहुत बड़ी गलती हो गई। दिन ढलते ढलते ऐसी काली घटा उमड़ी की देखते ही बनता था। चमाचम बिजलियाँ चमकने लगीं, होड़ मचाते आबनोसी बादल गरजने लगे, मानो हजारों हाथी एक साथ चिंगाड़ रहे हों। अपने अपने ठिकाने पर ढोर डांगरों को बांधते हुए लाछी के हृदय में आज ऐसी ही काली घटा घुमड़ रही थी। पति को इस बरसात का तो काफ़ी पहले से अंदाज लग गया, लेकिन भोजा पर दिखती आँखों भी कुछ शक नहीं हुआ। यह कैसा विवेक! ब्याहता के शरीर को मनचाहा भोगने के बाद गुजर गहरी नींद में सोया था। लाछी मेंढी के दरवाजे तक आई तो बरसात की फुहार व बिजलियों की चमक ने गाजों बाजों के साथ उसके यौवन का अभिनंदन किया। छलकते सौंदर्य की बलैयाँ ली करैत की केंचुली हार की तरह उसके गले में झूल रही थी। अब और सोचने का वक्त ही कहाँ था। एक एक करके समूचे कपड़े और तमाम गहने उतार कर वह मेंढी की सीढ़ियाँ उतरने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा था। परस्पर प्रतिस्पर्धा से बिजलियाँ बढ़ चढ़कर चमक रही थीं। गले में केंचुली और जांघों पर झूलती केश राशि, गोया उस पर कोई बदली झूम रही हो। चमकती बिजलियाँ लाछी की सुंदरता निहार कर सार्थक हुई। बरसात की झड़ी उसके निर्वसन यौवन पर परस पाकर निर्मल व पवित्र हो गई। पेट में आस और गले में करैत की केंचुली, इससे बढ़कर आश्वासन और क्या हो सकता है। बरसात की मेहर में भीगती लाछी को किसी तरह का कोई डर नहीं था। सीधे भोजा के घर पहुंची। कुंडी खटखटाने का इरादा किया ही था कि भीतर से किसी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम तो लाछी के पीछे दीवाने हो रहे थे, आज मेरी याद कैसे आई? भाड़ में जाए लाछी और उसका गुमान, मेरे सामने उस छिनाल का नाम मत ले। लाछी के होठों की पवित्र मुस्कुराहट बिजलियों की चमक में घुल मिलकर ओझल हो गई। घरर घरर बरसात में भीगती वह आप ही आगे बढ़ने लगी। फिर न तो किसी दरवाजे पर रुक
और न किसी मर्द का सहारा मांगा। पेट में अमर आस लिए वह अभी तक ब्रह्मांड में निर्वसना घूम रही है, न कहीं मुकाम और न कहीं विश्राम। शायद इन मौजूदा चांद सूरज के भस्म होने पर उसकी कोख कभी उधड़े तो उधड़े। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी केंचुली। आज ये कहानी समाप्त होती है। श्रोताओं को ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।